अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 करना है। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा और 15 क्वेश्चंस भी पार्ट्स थे उसमें भी, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम चला गया। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। ग्रुप की फ़ीस जो है हमारी सालाना 2000 है। ठीक है, इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, नोट्स, ठीक है, इसके अलावा मॉडल पेपर का सॉल्व, गेस्ट पेपर और एमसीक्यूज़ के पीडीएफ, ठीक है, एप्लीकेशन के पीडीएफ, लेटर के पीडीएफ, सब कुछ मिल जाएगा और नोट्स वगैरह सब उसी में आ जाएंगे। तो इजी पैसा नंबर आ रहा होगा उसी पे कर दीजिएगा फ़ीस पे, और ये पूरे ईयर के लिए है। ठीक है, ईयर के लिए, पूरे साल के लिए फ़ीस है। और बाकी आपको जो है मैं डिटेल्स बीच में भी दे दूंगा वीडियो के। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1। इजी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है लेकिन आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, तो देखो कहा क्या जाता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग। एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है यानी उसकी शेप ट्रायंगल जैसी है। कैसी होगी शेप? ऐसी होगी? जी सर, बिल्कुल ऐसी होगी। ट्रायंगुलर तो ये चीज़ होती है ना, तो ये हो गई आपके पास एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग। ठीक है, सिंपल बात हुई है। जब भी कह देना ट्रायंगुलर, इसका मतलब ये है कि 3 एंगल बनेंगे। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अब ये तो बिल्डिंग आ गई हमारी। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। गिवन डेटा भी लिख लो साथ साथ, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास डेटा आने लगेगा। गिवन डेटा डेट फेस। अच्छा, बिल्डिंग का एक हिस्सा फेस कर रहा है, मतलब बिल्डिंग का एक हिस्सा कितने का है? 13.6 मीटर्स। अब आपकी मर्जी है, इसको रख लो या इसको रख लो, तो मैं इस वाले को रख रहा हूँ। ये हो गया आपके पास 13.6। अब इसको मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है, ए ले रहा हूँ 13.6 मीटर। अच्छा, अलॉन्ग वन साइड एंड 13 मीटर्स अलॉन्ग अनदर साइड। और दूसरी साइड कितने की है? बिल्डिंग की एक साइड जो स्ट्रीट की तरफ है उसकी लेंथ हो गई 13.6। आप इसको मेजर कर लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो बिल्डिंग के एक तरफ वाली जो स्ट्रीट है उसकी साइड हो गई कितनी? 13.6। दूसरी तरफ वाली की हो गई 13। अनदर अलॉन्ग अनदर स्ट्रीट, तो भाई 3 स्ट्रीट निकलेंगी आपके पास, तो एक स्ट्रीट ये वाली हो गई। ठीक है, अनदर स्ट्रीट। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स मेजर। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखो, ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट, ये दोनों कहाँ पर आके मिल रही हैं? इस पॉइंट पे। आप बोलोगे सर ये ए क्यों नहीं है? ए कैसे हो सकता है? देखो ए पे तो ये वाली स्ट्रीट आ रही है और ये वाली, आपको वो वाली स्ट्रीट इंटरसेक्शन करने का कहा गया है जो दो आपको गिवन है। तो एक ये वाली स्ट्रीट गिवन थी, एक ये वाली स्ट्रीट गिवन थी, तो दोनों इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। इस पॉइंट पे नहीं मिल रही, इस पॉइंट पे तो ए बी और ए सी मिल रही है, 13 तो नहीं मिल रही। और इस पॉइंट पे देखें तो ए बी और बी सी नहीं, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों आके मिल रही हैं। इसे मैं बना देता हूँ गामा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। अब देखो बी आपको गिवन है, बी एरी 13 और ये भी मीटर में है। और सी आपको निकालने का कहा गया, थर्ड स्ट्रीट, ए गिवन है, बी गिवन है, सी आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज़, गामा, वो आपको गिवन है 72 का। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला क्या दिमाग में आता है आपके पास? देखो ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिसके अंदर एक एंगल हो और 3 साइड्स हों। बिल्कुल सही, लॉ ऑफ कॉस, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। क्या लॉ ऑफ कोसाइन ऐसा नहीं होता? कॉस गामा, और जो चीज़ निकालनी होती है एंगल भी वही दिया हुआ होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड ए बी। अब आपको सी निकालना है ना, इस ए बी को उधर ले जाओ। अच्छा, ए बी के साथ ना नीचे 2 भी आता है डिवाइड में, तो 2 भी लगा लो, 2ab। तो 2ab उधर चला गया, कॉस गामा इधर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को उधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, तो सी स्क्वायर वहाँ तो गया तो प्लस का हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा।
अब तो कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर को हमने अपने सामने निकाल लेना है। अच्छा, तो सी स्क्वायर याद रखिएगा, सी चाहिए, सी स्क्वायर नहीं चाहिए। ए की वैल्यू 13.6 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 13 का स्क्वायर, 2 एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू 13.6, बी की वैल्यू 13 cos 75, सॉरी 72, एक बार देख लेते हैं, 72 है ना, ठीक है। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं, तो मैं 13.6 का स्क्वायर करना चाह रहा था, इस तरह कर लीजिएगा 13.6 का स्क्वायर। कैलकुलेटर अलाउ है तो कोई टेंशन की बात तो है नहीं। तो ये आ गया आपके पास 184.96, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो चीज़ें प्लस हो रही हैं। अब इसी को 13 का स्क्वायर भी बना लेते हैं, तो 169 माइनस, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 13.6 मल्टीप्लाई 13, ब्रैकेट करिएगा इसे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos 72 से। तो 3.6 और cos 72 तो 0.309, ठीक है। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होकर आ गई हैं। अब आंसर फाइनल निकलेगा। अच्छा, इन वैल्यूज़ को मैं लिख देता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं कि 184.96 इक्वल रहेगा, सॉरी प्लस तो किया ही नहीं, 19, देखो 184.96 प्लस 169 इक्वल टू 353.96 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 353.6 मल्टीप्लाई 0.309, तो आंसर आ रहा है 109.26। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, सी स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर रूट करेंगे, तो 353.96 माइनस 109.26, तो ये आ रहा है 244.7। अच्छा, टेक स्क्वायर रूट, ऐसे भी बना लोगे तो बात समझ में आ जाती है कि आप स्क्वायर रूट लेने जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आपके नंबर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सिंपल, 244.7, तो आ रहा है आपके पास c इक्वल टू 15.642 मीटर में जवाब आएगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ भी इन मीटर थी। तो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मुझे उम्मीद है ठीक आया होगा। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट। बस ये देखो, ये वाला नंबर थोड़ा सा अलग आया है, उसकी वजह ये है कि राउंड ऑफ करोगे तो ये भी आपके पास 3 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है बात अच्छी समझ में आ गई होगी। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम पता है किस चीज़ में लग रहा है, सवाल उतारने में, बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसान है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्वेश्चन उतार देता हूँ। तो स्टूडेंट, एक और आपके सामने इजी क्वेश्चन मौजूद है, बस आपने कोशिश करनी है, समझ में आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। कहते हैं इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ y, ट्रायंगल की एक साइड है ना, उसकी वैल्यू y है। अब y क्या है पता नहीं है, लेकिन y है, लॉन्ग यानी उसकी लेंथ की वैल्यू है। अनदर साइड इज़ 3 टाइम्स, देखो 3 नहीं दिया हुआ, 3 टाइम्स किसके, एस लॉन्ग एंड, यानी इस वैल्यू के 3 टाइम्स है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, मैं पहले आपके सामने ट्रायंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपके पास फिगर आ गई छोटी सी, ठीक है, समझ लो ये वाली साइड a है, तो a b c, ये वाली साइड a है, तो इस a की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, y, और दूसरी साइड उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3 टाइम y, यानी जो भी y की वैल्यू है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना, तो 3y। और कहते क्या है, एंड द एंगल बिटवीन 2 साइड्स मेजर, और इन दोनों के दरमियान एक एंगल है, वो है गामा, उसको गामा कह लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका हिसाब किताब बन गया। आप इसको भी ये कह सकते हो, इसको भी आप कह सकते हो 3y, लेकिन मैं इस तरह से कह रहा हूँ, कोई मसला नहीं होगा। और ये वाली c हो गई आपकी साइड,
ठीक है, ये लिख लो, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए। अच्छा, एंगल भी लिख दिया मैंने, गामा, जो कि आपको 35 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर्स ऑफ अदर टू एंगल, ये वाला एंगल भी आप बताइएगा क्या है, और ये वाला एंगल भी बताइएगा, एंड थर्ड साइड, और ये सी की वैल्यू भी बताइएगा। तो गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले, गिवन डेटा। गिवन डेटा में दो चीज़ें गिवन है आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ क्या है, a इक्वल टू वाई, बी इक्वल टू 3y, और गामा इक्वल टू 35, और c आपने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले c ही आएगा। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें पता करेंगे हम। c के बाद हम पता करेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया तो बीटा भी आ जाएगा इजीली आपके पास। चलें फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, दो साइड्स हैं, तीसरी पता करनी है, और एक एंगल भी गिवन है। तो लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन से हमारा काम हो जाएगा कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या रहता है आपके पास, बिल्कुल सही, अल्फा कॉस गामा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड 2ab। कोई मुश्किल परेशानी की बात नहीं है, सिंपल तरीके से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। चलो, तो इसको उधर ले जाओ, 2ab कॉस गामा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को उधर रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। सिंपल बात है, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात तो नहीं की ना मैंने। अच्छा, अब देखो सी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है ना, बाकी तो आपको चीज़ दी हुई है। ए कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सही वाई, बी कितना दिया हुआ है 3y। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसे ए रख लेते हैं, इसे बी, तो भी रखोगे आंसर ठीक आएगा, करके चेक कर सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बन सकती हैं, ताकि अगर कोई बच्चा खुद से भी ट्राई करे ना, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो उसका आंसर भी ठीक आए, वो भी कंफ्यूज ना हो। सी स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर होगा ना, तो 6y स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ज़रा, कॉस 35, जो कि है आपके पास देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो 0.819। 3 नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि करीब तरीन चला जाऊँ बुक के, ठीक है, बुक के आंसर के करीब आ जाए। तो ये दोनों तो आपको पता है 10y स्क्वायर सिंपल बन रहा है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 6 मल्टीप्लाई 0.819 इक्वल आया 4.914y स्क्वायर। अच्छा चलो, इतना तो काम बहुत प्यारे तरीके से हो गया, समझ में आ गई बात। सी स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में माइनस भी कर दो, देखो इस पे भी वाई स्क्वायर है, इस पे भी वाई स्क्वायर, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 10 माइनस 4.914 इक्वल आया 5.086y स्क्वायर। अब देखो टेक क्या लेना चाहता हूँ मैं, स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे सिर्फ सी चाहिए, मुझे उसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस पर भी आ गया 5.086y स्क्वायर। तो सी से स्क्वायर से ही कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल। अच्छा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो 5.086 का स्क्वायर कर लीजिए, 5.086 का स्क्वायर, तो 2.25y। सिंपल बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सा इसको मैंने किया है। तो चेक करते हैं क्या यही जवाब आया है, तो बिल्कुल सही है, यही जवाब आया, बिल्कुल एक्यूरेट। आपके सामने सोल्यूशन भी आ गया, आपको बात भी समझ में आ गई कि किस तरह से ये हुआ। अब आगे हमें और चीज़ें भी पता करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि आप साथ ही साथ एंगल्स भी बता दीजिएगा, और एंगल्स कौन से थे, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा निकाल लेते हैं तो बीटा खुद ही आ जाएगा। तो फॉर अल्फ़ा, है ना, तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम, लॉ ऑफ साइन। कैसे, लॉ ऑफ साइन ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन अल्फ़ा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी, ये भी ठीक है। या ये लिख लो कि ए अपॉन साइन
अल्फ़ा, अल्फ़ा तो आपने कैलकुलेट करना है ना, और बी अपॉन बी नहीं, क्योंकि बी तो रखूँगा तो बीटा तो नहीं पता, तो इसलिए गामा को रखूँगा, गामा को, तो सी रखना पड़ेगा, सी अपॉन साइन गामा। कुछ सेटिंग कर देते हैं इनकी ताकि ये सही हो जाए। तो मुझे अल्फ़ा चाहिए ना, ये उधर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, देखो ये इधर आ गया ए के साथ, और ये साइन गामा हो गया, और सी नीचे आ गया, और आपको साइन अल्फ़ा चाहिए, तो साइन अल्फ़ा आपका एक साइड हो गया। चलो इतनी तो बात बहुत समझदारी से समझ में आई है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, क्योंकि ये भी तो हमें समझ आ गया ना। आप इसके आगे से ही कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो कॉपीज़ में पेज होंगे ना, मेरे पास यहाँ पेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ लाइन, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए की वैल्यू हमने देखनी पड़ेगी, वाई निकाली थी, ठीक है, वाई निकाली थी ना, ए की वैल्यू हमने वाई निकाली थी, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू तो वाई निकाली थी, साइन गामा यानी 35 ही होगा, ठीक है, गिवन भी लिख दिया था मैंने, बी मैंने रखा था 3y, ठीक है, ए मैंने आई थिंक y ही रखा था, क्योंकि मुझे ना इस चीज़ को वेरीफाई करना होगा, ऐसा ना हो कि मैं गलत रख दूँ वैल्यूज़, तो हाँ ए मैंने y ही रखा होगा, ठीक है। c क्या रखा था मैंने, c तो मैंने कैलकुलेट किया, तो 2.25y, देखो यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी y मल्टीप्लाई, तो y से y ख़त्म, अब आपका सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। असल में इधर ना ट्राइपॉड रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ज़रा वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो साइन गामा इक्वल टू साइन 35 कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले। देखें साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा, क्या पता आप साइन से साइन कैंसिल करने का सोच रहे हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 35 0.573 डिवाइड 2.25, ठीक है, तो 0.573 डिवाइड 2.25, तो 0.254 अल्फ़ा, तो साइन इनवर्स 0.254 14.71। आई होप मुझे इसी में दिया हुआ उन्होंने, देखते हैं क्या जवाब दिया हुआ, मैं ज़रा ग्लॉसरी से ही चेक कर लेता हूँ। 15 कह रहा है, तो देखिए बहुत करीब तरीन ये हमारे पास आया ना। अगर मैं इस वैल्यू को 4 को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आई थिंक ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो देखें 15, तो ये राउंड ऑफ करते तो ये 9 बन ही जाता, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ किया है तो ये 15 हो जाएगा आपका, और ये राउंड ऑफ करके इन्होंने 15 ही लिखा होगा ऐसे 15, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब अगला एंगल तो वैसे भी देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों को प्लस करके निकालना है, तो एज वी नो डेट क्या जानते हैं हम कि 3 एंगल का सम इक्वल टू 180 रहता है, एज वी नो डेट। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अक्सर ना दिल करता है कि आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। देखो ये तो मेरे को भी होता है, और जब मैं ऐसा कभी कुछ करता हूँ ना कि नहीं पढ़ता हूँ, उस दिन स्किप कर देता हूँ पढ़ाई या नहीं पढ़ाता हूँ, तो मुझे ना अगले दिन अफसोस होता है कि काश थोड़ा अपने दिल को समझा लिया होता, तो अपने थोड़े दिल को अपने मार लिया होता, तो पढ़ लिया होता, तो कुछ ज़्यादा कवर हो गया होता कोर्स, नंबर और अच्छे आ गए होते। तो आप लोग भी इस चीज़ से ना बचा करें, कभी भी पढ़ाई के टाइम पे ना उसको छोड़ा ना करें, पढ़ाई कर लिया करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका कोर्स कवर होता जाएगा। तो 35 प्लस 15 कर लो, या 15 प्लस 35, को पता है 50 आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो गामा तो वैसे भी हमारे पास लार्जेस्ट एंगल ही बनता है, ये आ गया आपके पास 130। तो देखो तीनों को अगर सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा 180, तो ये आपका आंसर था फाइनल, ठीक है। तो ये बुक में इन्होंने कुछ वर्डिंग लिख के दी है कि द 2 एंगल्स आर ऑफ 15, 35, 130 और अप्रॉक्स, एंड अप्रॉक्स यानी उन्होंने राउंड ऑफ भी किया है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी वैल्यू कम आई होगी, इन्होंने बड़ी कर दी है उसे। एंड द थर्ड साइड मेजर्स
2.25y। चलें, बात तो मुश्किल नहीं थी, समझ में आई है ना आप लोगों को बात। आप इसी तरह से अपना पार्ट, मतलब अब तो पार्ट्स नहीं अब क्वेश्चंस हैं, तो 12 करते हैं। ये जल्दी हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि वो जो ज़्यादा लिखने वाला काम था वो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ईजी है, बस आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब आप बोलोगे सर डायगोनल क्यों आ गया, हम तो ट्रायंगल पढ़ रहे थे और लॉस भी ट्रायंगल के बारे में थे। तो थ्योरम याद है, हम लोगों ने थ्योरम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े थे कि एक डायगोनल के अंदर भी ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम के अंदर भी ट्रायंगल बन रहा होता है, और ये डायगोनल इस लाइन को कहते हैं। ठीक है, डायगोनल किस लाइन को कहते हैं, जो कि दो एंगल्स को मिलाती है या काटती है आपस में, उसको कहते हैं। तो ये लाइन आपकी बेसिकली डायगोनल है। अब बात क्या होती है वो समझते हैं। इफ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, इन तमाम साइटों में लार्जर साइड कौन सी नज़र आ रही है? बेशक ये वाली तो नहीं है, नज़र भी आ रही है कि ये चीज़ देखो, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये वाली लार्जर साइड हो गई ना। आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं। जितनी वैल्यू इसकी आ रही होगी उतनी वैल्यू इसकी भी आ रही होगी, तो ये जब भी पैरेललोग्राम बनता है। तो इसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये डायगोनल से तो छोटा ही आती, नहीं डायगोनल से बड़ी होती है बल्कि, हाँ। तो C = 55 सेंटीमीटर कह लेते हैं इसको, ठीक है। एंड वन डायगोनल, और डायगोनल कह रहे हैं, आपका एक डायगोनल निकला हुआ है, ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल। अच्छा, डायगोनल जो है वो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो एक एंगल आपके पास कितना बन रहा है, अल्फा, जिसे मैं अल्फा कह देता हूँ, अल्फा = 30। अब आप बोलोगे यार सर आपको कैसे पता चल रहा है? देखो उन्होंने कहा है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एंगल ऑफ, डायगोनल एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे तो डायगोनल है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तो एंगल नहीं आना ना, यहाँ और यहाँ ही आना है, इसलिए मुझे पता चल पा रहा है। और छोटा एंगल 30, बड़ा एंगल जो कि गामा रख लेते हैं या बीटा रख लेते हैं, नहीं बीटा नहीं रख सकते क्योंकि देखो बीटा तो यहाँ होगा ना, गामा रख लेते हैं 50, ठीक है। कहते क्या है, विथ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड, ये भी देखो एडजेसेंट साइड यानी आस पड़ोस वाली साइड, बराबर वाली साइड, पेयर है। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इस डायगोनल की वैल्यू बता दो। तो ये ए होगा आपके पास और ये बी होगा आपके पास, ठीक है। अब ए की तो ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। गिवन डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद ज़रा सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा, गिवन डेटा में आपको क्या दिया, सी, जो कि आपको लिखा हुआ भी था, वर्डिंग में पता भी चल पा रहा था, और अल्फा आपको दिया 30, बीटा आपको दिया, बीटा नहीं, गामा, गामा आपको दिया 50, और पता करने के लिए आपसे कहा गया बी, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल को मैंने बी नाम दे दिया है। अब कौन सा ऐसा लॉ है कि जिसमें दो एंगल और दो साइड्स आती हों? कॉस में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो एक एंगल आता है, और टेन में भी एंगल दो आते हैं, लेकिन उसमें दो साइड्स भी आ जाती हैं। तो टेन तो नहीं लग सकता, कॉस भी नहीं लग सकता, तो लॉ ऑफ साइन बेस्ट है। क्यों? देखो एंगल कौन कौन से दिए हैं, अल्फा और गामा, और लेकिन मसला ये है कि अगर अल्फा और गामा इन्होंने दिया है तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमारे पास तो बीटा है नहीं। क्योंकि देखो ना, ज़रा वैल्यू देखो, मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि A/sin अल्फ़ा = B/sin बीटा, ताकि सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। दो चीज़ें अननोन है, ये बीटा भी नहीं, ये बी भी नहीं पता और ये बीटा भी नहीं पता। मगर आप मुझे बोलोगे सर एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर आपको दो एंगल दिए में तो तीसरा एंगल भी निकल सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = 180। अच्छा सर ऐसे होना था जी, ऐसे होना था। तो देखो 30, अब यहाँ दो चीज़ें अननोन थी ना, एक इक्वेशन में अगर दो चीज़ें अननोन होंगी तो वो सॉल्व नहीं होगी। एक इक्वेशन में एक ही चीज़ अननोन होनी चाहिए, अननोन यानी जो नहीं पता हो। तो मुझे ए पता है, अल्फा पता है, ये चीज़ तो सॉल्व हो जाती, ये नहीं हो पाता। बी और बीटा नहीं पता था, बी निकालना है, बीटा भी नहीं पता, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। गामा 30, नहीं गामा तो 30 लिख लिया ना, 50 और 180,
तो ये 180 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 80 माइनस 80, 180 माइनस 80, तो आपके पास बीटा जस्ट 100 निकला। ठीक है, बीटा जस्ट 100 रहा। तो अब आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें वैल्यूज पुट करके? मैं लिख देता हूँ, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। ए क्या दिया हुआ है? ए तो नहीं दिया हुआ, तो ए जब नहीं दिया हुआ तो ये लग भी नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि सी गिवन है ना, तो यहाँ हम लगाएंगे सी अपॉन साइन गामा। कोई मसला नहीं है, हमने वहाँ ए लिख दिया था, लेकिन अब सही कर लेते हैं, क्योंकि ए नहीं है तो वो लगता ही नहीं है। यहाँ पे फिर ए लगाओगे ना तो 3 चीज़ें अननोन हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रही थी, अब मैंने इसे ठीक कर लिया है कि सी अपॉन साइन गामा, गामा भी हैगा और सी भी हैगा और बी पता करना है, बेटा भी हैगा, तो पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा इसे बेहतर कर लेना। 55 डिवाइडेड बाय साइन गामा कितना दिया हुआ, देखें 50 दिया हुआ है, और बीटा आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, साइन बीटा आपको दिया हुआ है, बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बीटा आपको 100 दिया हुआ है। इनको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 55 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, और इसके साथ साइन 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास है साइन 50। बी को पहले लिख देता हूँ, 55 मल्टीप्लाई साइन 100 कैलकुलेट कीजिए ज़रा, जो कि आ रहा है 0.984, और साइन 50 कैलकुलेट कीजिए, जो कि आ रहा है 0.766। अब बी कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे? देखें, 55 मल्टीप्लाई 0.984 डिवाइडेड बाय 0.766, तो ये आ रहा है 70.652। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर था, तो यहाँ भी सेंटीमीटर ही निकलेगा आपके लिए। ठीक है, चले चेक करते हैं कि सही करा है काम या गलत करा है। उम्मीद तो है कि सही किया होगा। तो 70.7, तो देखो राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका बन जाएगा 70.7, तो राउंड ऑफ कर लो 7। लेकिन जो आंसर आया था वो भी छोड़ दोगे तो मसला नहीं है, वो भी ठीक किया है आपने। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लिया। देखो इन्होंने भी अप्रॉक्स लिखा हुआ है। अप्रॉक्स से क्या मुराद है कि राउंड में थोड़ा दूर कर दो। अप्रॉक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि राउंड ऑफ करा है, वैल्यू थोड़ी आगे पीछे थी, इन्होंने इसको ये वैल्यू बनाई है। तो बुक वाले भी आपके लिए आसानी कर देते हैं, वो आपको बता देते हैं कि हमने किस तरह से काम किया है। अच्छा, तो ये हमारा चलें अच्छा काम हो गया है। 3 क्वेश्चंस ही रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो उसमें छोटे भी हैं, लेकिन अभी भी इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं, हमें काफ़ी काम करना है बाकी। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो हेयर वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। शायद आपको लग रहा होगा सर बहुत आसान सवाल है, 2 साइड्स दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, लॉ ऑफ कोसाइन लगाकर हम डायगोनल पता कर सकते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप जो सोच रहे हैं वो कुछ हद तक ठीक हो सकता था अगर एंगल आपको ये वाला दिया होता। आपको उन्होंने ये वाला एंगल नहीं दिया, उन्होंने आपको डायगोनल अगर यहाँ से निकालोगे ना या यहाँ से भी निकालोगे तो ये एंगल कट जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जो आपको एंगल दिया है ना वो ये वाला दिया है। अगर डायगोनल यहाँ बना लोगे तो ये वाला हो जाएगा एंगल, लेकिन आपने क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला आपको दिया कौन सा, ये वाला एंगल दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, 35, तो सबसे लॉन्ग साइड जो होती है वो 35 वाली होती है। तो इसको ले लेते हैं हम C, और सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं हम B ले लो, A ले लो, जैसा आप चाहो, A ज़्यादा बेहतर रहेगा 25। सारा हमारा मसला पता है क्या बनता है कि हमें ये वाला एंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पूरा एंगल दिया हुआ है, डायगोनल ने एंगल काट दिया है, हमें इस कटे हुए एंगल को इस्तेमाल कर कर, मतलब इसी एंगल को इस्तेमाल कर कर, मतलब आपने अभी इग्नोर करना है कि डायगोनल को इग्नोर करना है।
समझ लो डायगोनल है ही नहीं, ये लो ये रहा, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल ड्रॉ कर लेते हो तो ये वाला एंगल रखकर आप कोसाइन नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि डायगोनल से एंगल कट जाएगा, तो ये वाला एंगल आपके पास नहीं है। ये वाली जो अगर मैं इसे बना लूँ, ये वाली चीज़ आपके पास नहीं है, ये वाली चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास ये पूरी चीज़ है। तो इस पूरी चीज़ का इस्तेमाल करके ये एंगल निकालना है। क्या आपने ये बात पढ़ी है कि एक लाइन पर, एक सेम लाइन पर बनने वाले एंगल्स 180 के बराबर होते हैं? क्या आपने ये बात पढ़ी है? आई होप आप लोगों ने पढ़ी हो। देखो ये एक लाइन है, अगर इस एक लाइन पर ना मैं ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, इन दोनों का सम ना, जैसे कि ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 आएगा। सिंपल बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से देखो ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो एक ही लाइन पर बन रहा है, और ये वाला एंगल भी एक ही लाइन पे बन रहा है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जो सम होता है ना पैरेललोग्राम में दो एंगल का, एडजेसेंट एंगल का, ये लिख लो आप, बात में लिखवा देता हूँ, ये लिख लो ताकि याद रहे। सम ऑफ, ये इस कॉन्सेप्ट से ही आगे चल रहा है, तो मैंने इसको भी आपको बता दिया। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट angles of a parallelogram is equal to 180। यानी जो दो एंगल का सम है और वो दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, यानी पास पास हैं, करीब हैं, तो पैरेललोग्राम पर उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जिसे आप बीटा कह लो, बीटा कह लो, ठीक है। फिर आप कोसाइन लगा सकते हो, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ज़रा पता करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 रहेगा। अब बीटा तो चाहिए ना, तो अल्फ़ा हमें गिवन है, ये अल्फ़ा ले लेते हैं, इसे अल्फ़ा ले लेते हैं। अच्छा गिवन डेटा देख लो क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा कि अल्फ़ा दिया हुआ है आपको 36, ए आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और सी आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग काफ़ी हंसेंगे इस बात पर कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ ना कि यूनिट्स डाला करें, यूनिट्स डाला करें। मेरा टेस्ट हुआ यूनिवर्सिटी में, मैं यूनिट डालना भूल गया। हाँ यूनिट डालना ही भूल गया मैं, वोल्ट का यूनिट डालना भूल गया और करंट का यूनिट डालना भूल गया। वजह क्या? प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर। तो नो डाउट अच्छा आता है, हमें चीज़ें सही सीख भी लेते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी काम करना होता है पेपर में, तो इस वजह से सही चीज़ें भी गलत लिख जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ये हल यही होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, पेपरों से बहुत पहले प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब पेपर आए ना तो आप बोलो भाई ये तो मैं 2 बार सॉल्व कर चुका हूँ, इंशाल्लाह यहाँ तीसरी बार भी सॉल्व करूँगा। अब पहली बार ही अगर पेपर में सॉल्व करोगे ना तो वो आपको बड़ा हार्ड लगेगा। तो ये 144 आपके सामने आ चुका है। अब आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा लो, लॉ ऑफ कोसाइन सिंपल में लिखूंगा पहले। अच्छा हमारे पास बीटा है ना, तो और हमें बी ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अच्छा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे सामने एक बिल्ली का बच्चा है, वो खेल रहा है, तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो भी खेलता रहेगा। 2ac तो वो खेल रहा है ना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उसको बार बार देख रहा हूँ, उसको शरारतों को, उस बिल्ली के बच्चे की। तो बचपना होता ही ऐसा है भाई। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। सिंपल वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। मैं करा रहा हूँ आपको ये, ए स्क्वायर 25, और मैंने बार बार आपको ये बात बोली है, जब भी मैथ करा करें ना तो बिल्कुल वो हो जाया करें, रिलैक्स हो जाया करें, जल्दबाजी ना किया करें कि जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर गेम खेल लूँगा या दोस्तों में चला जाऊँगा या फिर कुछ और काम कर लूँगा, इंटरनेट चला लूँगा या चला लूँगी। ऐसा नहीं किया करें, बिल्कुल तहम्मुल से होकर, रिलैक्स होकर। जब आप ऐसा करोगे ना, यकीन मानो आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा इसमें, मैथ में। 625 प्लस
35 का स्क्वायर 1225 प्लस, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 25, 2 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 25, 1750 और कॉस 144, तो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, कोई मसला। अच्छा एक हमसे मिस्टेक हो रही है कि हमने इसे ना आगे लिखते लिखते माइनस से प्लस कर दिया है, तो अब ये ज़रा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव मेरे पास आई है वैल्यू 0.809, ठीक है। तो ये तो b का स्क्वायर चाहिए था हमें, इन दोनों को ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 625 प्लस 1225, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये बिल्ली का बच्चा जो है ना छलांग ना लगा दे बोर्ड के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से वो इधर देख रहा है मेरे को, तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि वो छलांग लगा देगा। तो 1415.75, आप बोल रहे होगे सर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो अभी स्क्वायर रूट भी करेंगे इसका हम, ठीक है। तो 1850 प्लस 1415.75, तो एक बड़ी वैल्यू आ रही है 3265.75। अच्छा कहीं हमसे कोई गड़बड़ मिस्टेक तो नहीं हुई है, cos 144 नहीं सही है, ठीक है। 1450 मल्टीप्लाई 0.80, ठीक है, हाँ सही आ रहा है। अच्छा अब देखो इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे सिर्फ एक वैल्यू आ जाए। तो 256, अच्छा स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ एक वैल्यू आने की क्या वजह है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है इसलिए। तो सेंटीमीटर, तो देखा आपने डायगोनल हमारे पास बड़ा भी आ गया और वैल्यू भी आ गई करीब करीब। चेक करते हैं, वेरिफिकेशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है 57.1, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल ठीक आ गया आपका जवाब। इन्होंने पार्ट मतलब एक और भी वैल्यू निकाली हुई है उसकी, अच्छा ठीक है समझ गया मैं, एक और वैल्यू कैसे आई मैं समझ गया बात, मुझे याद आ गई ये बात। अब देखो तसव्वुर करो कि ये डायगोनल यहाँ नहीं, समझो मैं ज़रा इसका ना पार्ट 2 करता हूँ मैं। अभी तो ये पार्ट 1 हुआ ना, एक और भी इसकी वैल्यू निकलेगी, ये तो लिख लो, इसका तो कोई मसला नहीं है, तो बिल्कुल ठीक आया है। अब इसका ज़रा पार्ट 2 बताता हूँ मैं, पार्ट 2 क्या चक्कर है इसमें ना, दो वैल्यूज़ क्यों आ रही है ये भी बता देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। अभी रिमूव कर रहा हूँ, पार्ट 2 बता रहा हूँ इसका मैं, ठीक है पार्ट 2 बता रहा हूँ। पार्ट 1 तो समझ में आ गया ना, मतलब दूसरी वैल्यू क्यों आई वो बता रहा हूँ। दूसरी वैल्यू आने की वजह ये बनी कि आपके पास ना, तसव्वुर करो कि डायगोनल यूँ निकल रहा होता, मैं ज़रा बनाता हूँ जैसा मैंने उस वक्त बताया था ना उसी तरह से। अब समझो ये वैल्यू आपको दी हुई है 36, डायगोनल आपके पास यूँ निकल रहा है, तो अब आपके पास वैल्यू अलग आएगी, इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं, पहले भी तो अल्फ़ा कहा था ना मैंने 36। अब आपके पास वैल्यू अलग आएगी, क्यों, क्योंकि अब ये वाला जो एंगल है वो डायगोनल से कट नहीं रहा है, तो इसलिए अब वैल्यू अलग आएगी। पहले तो हमने जो डायगोनल यू निकाला था उसकी वैल्यू अलग आ रही थी, क्योंकि उन्होंने डायगोनल का वर्ड इस्तेमाल किया, दोनों में से कोई भी डायगोनल हो सकता था, तो इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब तो देखो वही बात है जो पहले थी, वैल्यूज़ भी वही हैं कि C = 35, अल्फ़ा आपको दे दिया 36 डिग्री, और ए मैंने निकाल लिया था जो कि 25 दे दिया था। लॉ ऑफ साइन भी लगाया जा सकता, नहीं लॉ ऑफ साइन नहीं लगेगा, उसके लिए तो फिर एक और एंगल चाहिए होगा हमें, तो लॉ ऑफ कोसाइन ही लगाओ। तो 25, मैंने भी ये रटा हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे बात समझ में मुझे भी आती है फ़ौरन। तो वही लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन SINE, लॉ ऑफ कोसाइन देखें क्या आ रहा है कि अब हमें क्या चाहिए, वही b चाहिए। अब b नहीं, से a कहेंगे। तो अब जब मैं इसे a कह रहा हूँ ना, ये c हो गया और ये b हो गया, तो अब ये b a नहीं रहेगा, b हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है तो इसके सामने वाली साइड a कह देंगे, ठीक है। तो cos अल्फ़ा = b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2bc कह लो या 2cb कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। चलो सब सेट करा लो इसे,
तो 2BC कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ही चाहिए तो आप उधर ले आओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फ़ा। अच्छा, बी क्या है 25 स्क्वायर, सी क्या है 35 स्क्वायर, 25 35 कॉस, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कॉस 36। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं कि देखो 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू सेम आएगी 1850। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो वही दो हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35, तो 1750 और कॉस 36 तो 0.806। अब देखो ये एक साथ कैलकुलेट हो सकता है कि 1850 माइनस 1750 मल्टीप्लाई, देखो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा कैलकुलेट, फिर माइनस कर देगा, तो 0.809। तो आपके पास क्या आ रहा है 434 अब आप यहाँ ले लो टेक, आप किसी भी तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हो, स्टेप्स कोई भी फॉलो हो सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप कुछ का कुछ कर गए, जो बात हो गई है उसी के मुताबिक करेंगे काम। ठीक है, तो 434.25 20.83 आपके सामने आ गया जवाब। ठीक है, आपने कैसे ठीक आया जवाब? वेरिफिकेशन, हाँ यही आया था। वो 84 कह रहा है, राउंड ऑफ हुआ है, देखो ना, ये देखो ना 8 है ना, नहीं बल्कि हमारा 8 ही आया है, 84, ये राउंड ऑफ हुआ है ना, ये देखो 3 से पहले 8 है, तो आगे कैरी दोगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह कर लिया करो, अगर आप 3 भी लिखते हो तो नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चे अक्सर घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं इनको ये बताता रहता हूँ, ये बातें छोटी छोटी, ये आप लोगों को वाकई हेल्प करती होंगी, इंशाल्लाह आपको फिर काफ़ी मदद मिलेगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन आपकी जो है ना, जो आपकी जोग्राफिकल मालूमात है उसका टेस्ट लेगा। कैसे? सबसे पहले तो देखो ये बात याद रखना, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ यूट्यूब से वेरीफाई की है, मतलब उधर से वेरीफाई की है गूगल से, मुझे पता भी था लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट ये हमें पता है, ये मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी ये चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। अगर आप ऐसे समझो कि ये पाकिस्तान है, बीच में सेंटर में पाकिस्तान है, तो ईस्ट की तरफ इंडिया है, वेस्ट की तरफ आपके पास अफगानिस्तान ईरान का इलाका आ जाता है, साउथ की तरफ समंदर आ जाता है, और नॉर्थ की तरफ चाइना आ जाता है और कश्मीर आ जाता है हमारा। ठीक है, अब कैसे बात क्या होती है, हाइकर, हाइकर कौन होते हैं? जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। ठीक है, दो हाइकर हैं, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, समझ लो दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक हाइकर, दोनों हाइकर हैं, बल्कि मैं यहाँ बनाता हूँ, समझ लो दोनों हाइकर हैं और दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए। वन वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, एक हाइकर जो है ना वो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, यानी वो कोई एंगल नहीं बना रहा ईस्ट से, समझ लो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो वो क्या करता है, वो 9 किलोमीटर इस तरफ आ जाता है, समझ लो यहाँ तक वो आ गया और 9 किलोमीटर बन गया, यहाँ पर ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक 9 किलोमीटर आ गया आपका। आगे देखिए, द अदर वन, यानी दो थे ना, एक का तो पता चलिए, अब दूसरे की बात हो रही है। द अदर वन 10 किलोमीटर हेडिंग, और दूसरा वाला जो हमारे पास हाइकर था उसने क्या किया कि वो 10 किलोमीटर चला, लेकिन कैसे चला, नॉर्थ ईस्ट से 55 का एंगल बनाकर चला। मैं समझाता हूँ, देखो अगर वो बोलते ना ईस्ट नॉर्थ तो यहाँ पर एंगल बनता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बोला है तो यहाँ पर एंगल बनेगा, तो उसने एक एंगल बनाया नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, तो ये एंगल बन गया आपका, और ये वाला एंगल बनेगा 55 का, उन्होंने ये बात आपसे कही है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? अब ये दोनों को आपस में मिला देना, सिंपल। तो हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक,
अच्छा, अब दोनों, एक यहाँ पर आके रुक गए, एक यहाँ पर आके रुक गए, तो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं ये आपने बताना है। थोड़ा सा मैंने ना इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए थी, सही मतलब स्ट्रेट लाइन ही बनेगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं बनना चाहिए था, मैंने परपेंडिकुलर बना दिया है। अभी भी शायद आपको परपेंडिकुलर ही मालूम हो रहा होगा, थोड़ा सा और इसको मैं परपेंडिकुलर से हटा दूँ, अब सही है, ठीक है। तो एक हमारे भाई साहब यहाँ पर पहुँचे, जिसे मैं ए से शुरू हुआ था दोनों ने चलना, एक बी पे पहुँच गए और एक सी पे पहुँच गए। अब ये वाला डिस्टेंस चले हैं वॉकर टू, मतलब हाइकर टू, तो 10 किलोमीटर चले हैं वो। और ये वाला एंगल बड़ा काम का होगा। देखो भाई, ये बात तो सबको पता है कि ये 90 का होता है ना, ये बात तो सबको पता है ना। अब 90 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा ना, इस चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 10 किलोमीटर, 90 में से 55 माइनस करो कितना आएगा, 35, करके देख लो ना, 90 माइनस 55, 35, तो ये एंगल हो गया 35। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें क्या कहता कि हाउ फार अपार्ट, वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, तो ये चीज़ पूछ रहे हैं आपसे, असल में वो ये चीज़ पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है, ए। तो इस एंगल को फिर अल्फ़ा मान लेंगे हम, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो हम रट नहीं रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार मैं मिटा रहा हूँ, बार बार ठीक करके लिख रहा हूँ, तो ये बात समझ में आ जाए। समझ में आ गई ना बात। अब क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कोसाइन लगा दो, आपके पास आपका काम आ जाएगा। चलो लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं। लॉ तो जब ही इन्हें कहा था इन्होंने कि ये प्रैक्टिकल आपके पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री है, तो ये सारा देखो टिग्नोमेट्री की मदद से हमने काम किया। लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन SIN लॉ ऑफ कोसाइन, तो क्या था लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। इसको उधर ले जाओ, तो 2BC कॉस एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ले आओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस एल्फा। अब बस वैल्यूज़ तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, तो ये हो गया हमारे पास कितना। अच्छा, ये हमारे पास है ये ए है ना, ये बी है, तो ये हमारे पास बी होगा, ये ए होगा, तो 9 किलोमीटर हमारे पास बी हो गया, लिख लो अगर मुश्किल हो रही है पहचानने में। और ये हमारे पास हो गया सी, ये हो गया हमारे पास सी का स्क्वायर 9 10 कॉस 35, ठीक है, ए स्क्वायर। ज़रा देखें, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 181 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 180 और मल्टीप्लाई कॉस 35 तो 0.819। अच्छा, अब दोनों को एक साथ सॉल्व कर दो, बकिया काम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो 181 माइनस 180 मल्टीप्लाई 0.819, सही किया, 181 माइनस 180 तो 33.58। अच्छा, तो ये स्क्वायर आपके पास आ रहा है 33.58, मगर मुझे ए स्क्वायर नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो टेक स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट आया, ये 33.58 आया, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। 5.79 डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में ना, किलोमीटर, तो वो दोनों एक दूसरे से हैं 5.79 किलोमीटर दूर, लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5.79 किलोमीटर। वेरीफाई कराते हैं, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा हमारा फ़र्क आ रहा है, नहीं यही आना चाहिए था, हमने स्क्वायर रूट भी की करके देखा है, नहीं ये ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। मैं फिर भी एक बार ज़रा वेरीफाई कर लूँ इसे, मैं 1 मिनट ज़रा वेरीफाई करूँ कि कैसे, किस सूरत में इन्होंने ये कहा है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए ना।
cos 55, cos 55 नहीं आएगा, cos 35 रखा जाएगा यहाँ, क्योंकि देखो एंगल तो ये वाला रखेंगे ना हम, ऊपर वाला। देखो ये इनका जो इन्होंने किया वो आ जाएगा जवाब, अगर आप यहाँ पर ना 55 रखोगे, ये अब आ जाएगा। लेकिन ये तो गलत है, देखो ना एंगल तो यहाँ बन रहा है ना, एंगल नॉर्थ ईस्ट में बना है। नॉर्थ ईस्ट में जब एंगल बना है, देखो उन्होंने खुद कहा है एंगल कहाँ बना, नॉर्थ ईस्ट पर, यानी नॉर्थ से ईस्ट में एंगल बना। तो नॉर्थ से ईस्ट तो ये होता है। तो इनके तरीके से अगर देखें तो ये वाला एंगल, ये बोल रहे हैं ये वाला एंगल है 55। अब रख के करोगे ना, अब ठीक आ जाएगा। तो चलो मैं इस तरह भी कर लेता हूँ, यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा वाला ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि भाई नॉर्थ वेस्ट की बात हुई थी ना, नॉर्थ ईस्ट की बात हुई थी, तो बाकी सब सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा बदलेगा जवाब आपका, कि यहाँ पर cos 55 जब करोगे ना, क्योंकि हमने cos 35 रखा था, cos 55 करो तो अच्छा है, ये भी चीज़ आ गई, ताकि आपको वेरीफाई हो गया कि सर ये कैसे आना था। फ़र्क काफ़ी बड़ा था, ये पूरे 3 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़र्क आ गया था। तो 181 माइनस 180 मल्टीप्लाई 0.573, तो 77.8। अब आप लोग मुझसे एक सवाल ज़रूर करोगे और उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि सर हम क्या करें पेपर में। तो जो एंगल यहाँ आ रहा हूँ ना वो रखना, ठीक है, जो एंगल यहाँ आ रहा हो। तो अब इस 55 को यहीं पे रख लो, क्योंकि भाई बुक जैसा बनाना है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि 35 आना चाहिए था, लेकिन अब ये कह रहे हैं 55 आना चाहिए, तो 77 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, तो 55 को रखना है यहाँ पर। तो अच्छा हुआ मैंने दोनों तरीके से करा दिया आपको, ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। करके देखो कि ज़रा ये गूगल से बात करके चेक करो कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या ये एंगल होता है, यस नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऊपर वाला एंगल होता है। इस चीज़ को करके देखना तो बात समझ में आ जाएगी। ये ए से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 77.86। तो अब आ गया देखो बुक जैसा 88.82, ठीक है, हो गया बुक जैसा। जो मैंने चीज़ बताई थी उसको बस थोड़ा सा बदला है मैंने, कि इस एंगल को 35 से 55 ही कर दिया मैंने, तो बाकी हमारा ठीक हो गया। वैसे नॉर्थ ईस्ट तो यही वाली चीज़ होती है, लेकिन अब एंगल नॉर्थ ईस्ट पे इधर बना था या इधर बना था, इस चीज़ में मुझे भी कन्फ्यूजन थी। लेकिन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से मुराद ये लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, इस चीज़ को, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इस पे बनाना, उधर नहीं बनाना, नॉर्थ ईस्ट इस पे बनाना, इसको मिटा दो, ठीक है, ठीक कर लेना, नॉर्थ ईस्ट इस पे बना लेना। आई होप बात समझ आ गई हो। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट एक मुझे फेवर चाहिए होगी आप लोगों से कि मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा तो रहा हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को उतारूँगा नहीं। उसकी वजह यह है कि मोबाइल बिल्कुल बस बंद होने वाला है, तो अगर ये बंद हो गया तो फिर मुझे 15-20 मिनट से ज़्यादा सिर्फ इसके चार्जिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं बेहतर ये है कि क्वेश्चन यहाँ से पढ़ देता हूँ, जो कि आपके सामने मौजूद है, और यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, आपको पता चल जाएगी बात, ठीक है। तो देखो है तो बड़ा मज़ेदार सवाल। कहते क्या हैं कि हमारे प्यारे कराची से 2 प्लेन उड़ते हैं। समझ लो ये हमारा कराची है, इससे 2 प्लेन उड़ते हैं। अच्छा, 2 प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम पे उड़ते हैं, एंड फ्लाई इन डायरेक्शन डेट मेक एन एंगल ऑफ, और ये इस डायरेक्शन में उड़ते हैं, मतलब एक इस तरफ उड़ता है और एक इस तरफ उड़ता है, और दोनों के दरमियान अगर एंगल बनाते हैं तो ये बनता है 127 का। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। विथ ईच अदर, देखो एक दूसरे से, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, एक दूसरे से, ठीक है, ये बात दिख रही है, एक दूसरे से एंगल बनाते हैं। 2 प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एंड फ्लाई इन डायरेक्शन डेट मेक एन एंगल ऑफ 127 विथ ईच अदर, देयर स्पीड आर, स्पीड ये दी हुई है, ये रख के सॉल्व नहीं करिएगा, ये स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है आपके लिए, ये स्पीड है। अब इसको डिस्टेंस कैसे बनाना है, मुझे उम्मीद है कि फिज़िक्स वाले, तो बायो वाले भी फिज़िक्स पढ़ते हैं, सभी फिज़िक्स पढ़ते ही हैं, तो मुझे पता है कि आपको पता होगा। तो ये कहते हैं कि ये इस स्पीड से उड़े हैं, दोनों की स्पीड यही है,
अच्छा, तो पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे, हाउ फार अपार्ट दे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। तो ये 2 घंटे तक उड़ते हैं, 2 घंटे तक उड़ने के बाद, अच्छा स्पीड दोनों की सेम है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक यहाँ पर पहुँचता है, एक यहाँ पर पहुँचता है। जब दोनों की स्पीड सेम है और दोनों 2 घंटे तक ही उड़े हैं तो डिस्टेंस भी सेम ही कवर किया होगा ना। देखो ना भाई, स्पीड सेम, स्पीड सेम और टाइम भी सेम, तो इसी तरह डिस्टेंस भी सेम आएगा दोनों का, है ना। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो सबसे पहले ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एंगल मैंने बता दिया, ये के पॉइंट है, के कराची के लिए लिखा था लेकिन सी लिखा जाता है, ठीक है भाई, के नहीं लिखा जाता, वो तो मैंने कराची के लिए के लग दिया था ताकि आपको समझ में आए। ये है आपके पास लेंथ, अभी मैं बताता हूँ कितनी आएगी। ये ए पॉइंट है, सवाल में ये कहा गया है कि ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस बता दीजिए, कि दोनों प्लेन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये बता दीजिए। स्पीड का फॉर्मूला देखें, स्पीड फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, s इज इक्वल टू वी, स्पीड फॉर्मूला v बल्कि s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना, यही फॉर्मूला है ना स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को उधर ले जाओ, अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम को उधर ले जाओ, एस टी। स्पीड आपको गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है, मैं देख लेता हूँ एक बार, 525 इतनी स्पीड गिवन है। तो टाइम भी आपको गिवन किया गया है, डिस्टेंस निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी आर दिया हुआ है आपको, यानी घंटे दिए हुए हैं, तो किलोमीटर में ही रखेंगे हम, किलोमीटर में रख के सॉल्व करेंगे। सेंटीमीटर में रखो, किलोमीटर में रखो, मीटर में रखो, एंगल सेम ही आता है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी किलोमीटर में बताएंगे। तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं, 2 और 1 मिनट, 5 मल्टीप्लाई 2, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, तो डी आ रहा है आपके पास 1050। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी इतना ही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी इतना ही है, ठीक है। दोनों ने सेम टाइम लिया, सेम स्पीड से गए, तो सेम डिस्टेंस कवर किया होगा उन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइन। क्यों लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि ये पता करना है आपको, ये क्या है, सी। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या आएगा, सी कॉस गामा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो 2ab इधर आ गया, कॉस गामा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उधर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा आ गया, सी स्क्वायर। ए कितना है 1050 स्क्वायर प्लस 1050 स्क्वायर माइनस 2 1050 ए और बी दोनों सेम है, ठीक है। और कॉस कितना है 127, ठीक है, ये देख लीजिए सिंपल बन रहा है। तो सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो उधर ऐसा करते हैं 1050 मल्टीप्लाई 1050 का स्क्वायर प्लस 1050 का स्क्वायर, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, 2.205 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो 2 मल्टीप्लाई 1050 तो 2, ठीक है, तो ये भी सही आ रहा है 2.025 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब कॉस ज़रा 127, कॉस 127 नेगेटिव में आ रहा है आपके पास 0.101, ठीक है, सिंपल बात कर ली। अच्छा, अब सी स्क्वायर आता है। अब इन सबको एक साथ भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बात समझ आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो
2.205 पॉइंट की जगह पे डॉट लगा लेते हैं, एक्सपोनेंट से। तो स्टूडेंट अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो 1.32 एक्सपोनेंट 6, तो आपके पास आ रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू 35250। तो सी अब क्या आ रहा है आपके पास 3525000, तो यार है 1877.49, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। और बुक में भी चेक करते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में भी यही दिया हुआ है, लेकिन उसमें फ़र्क है, उसमें यहाँ 9 आ रहा है। अब उसकी वजह पता है क्या है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप नंबरों को ज़्यादा रख के कैलकुलेट करोगे ना, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट 9 ही बनेगा। ठीक है, तो बस इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क आया, बाकी तो सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये फ़र्क आने की वजह क्या है कि हमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, सारे नंबर रख के सॉल्व करोगे तो अकॉर्डिंग टू बुक आएगा, क्योंकि बुक में जो आंसर्स हैं वो कैलकुलेटर से निकाले हैं लेकिन कंप्यूटर से निकाले गए हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर नहीं समझ में आया कुछ पूछना, यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।